हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी ज्ञानदायिनी। दिस इज शशि सोनी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साइंस। साइंस में बायोलॉजी का एक पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपके ह्यूमन सिस्टम में आता है। ह्यूमन मानव शरीर के अंदर कुछ सिस्टम्स है, कुछ अंग तंत्र है, अंग प्रणाली है, जिसका अलग अलग वर्क है, अलग अलग काम है। जैसे आपका होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, जिसमें हम कोई भी चीजें खाते हैं तो उसका किस किस अंग के द्वारा पाचन होता है और कैसे सारे पोषक तत्व जो है हमारा शरीर उसको अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, जिसके द्वारा हम चल फिर सकते हैं या अपना कोई भी कार्य संपन्न कर लेते हैं। तो ऐसे ही एक सिस्टम है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें क्या होता है परिसंचरण तंत्र, यानी कि आपका जो हार्ट है, जो हृदय है, वो कैसे ब्लड को जो है पूरे शरीर से ब्लड आपके हृदय में आता है, यानी कि हार्ट में आता है। हार्ट से फिर जाएगा आपके लंग्स में, जो कि प्योर होगा। प्योर होने के बाद फिर से आपके हार्ट में आता है और फिर पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये होता है पूरा सिस्टम आपका परिसंचरण तंत्र का, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो ऐसे ही एक सिस्टम होता है आपका कंकाल तंत्र, जिसमें ये जो हमारा जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये हम आज खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, कैसे खड़े हैं? इन हड्डियों के बल पे ही खड़े हैं, इस कंकाल के बल पे ही खड़े हैं। तो कंकाल का एक सिस्टम है जिसको कहते हैं स्केलेटन सिस्टम, जिसमें पूरा हड्डियों का ढांचा है जो हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। ठीक है? तो ऐसे ही इस कंकाल का एक पूरा सिस्टम है। ऐसे एक सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। जो भी चीज़ें हम खाते हैं, अब बॉडी तो जितनी भी आपकी जितने भी आपके पोषक तत्व हैं उसको तो एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। बाकी जो बचे हुए वेस्ट फूड हैं या वेस्ट मटेरियल है, उनको बॉडी से बाहर भी तो निकालना है। तो हमारा जो है, जो आप वाटर जैसे लिक्विड वाली चीज़ें पीते हो, ठीक है? तो वो क्या होता है, उसके जो भी आपके जो ज़रूरत है हमारी बॉडी को जिस चीज़ की, वो तो एब्ज़ॉर्ब कर लिया। बाकी जो वेस्ट चीज़ें हैं उसकी वो बाहर निकाल दी जाती हैं, ठीक है? तो ऐसे ही ह्यूमन सिस्टम्स है ढेर सारे, जिसमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट सिस्टम्स जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उसी सिस्टम को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिसमें से पहला सिस्टम मैंने आपके सामने लगाया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है? तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये है आपका ब्लड का, ठीक? जो ब्लड से रिलेटेड है, सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, फिर पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में और फिर उसके बाद देखेंगे कि पूरे बॉडी में ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे, ठीक है? कैसे ब्लड जो है ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड। आपके सामने एक ब्लड वेसल दिखाई दे रही है, ये एक ब्लड वेसल्स है। ये हमारी जो बॉडी है, इसके अंदर जो है पतले-पतले ट्यूब्स बने हुए हैं, ठीक? उन्हीं ट्यूब्स के अंदर ही ब्लड का फ्लो होता है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम बना हुआ है पूरी बॉडी में, ये होता है आपका बंद प्रकार का परिसंचरण। परिसंचरण आपका 2 तरह का होता है। पहला होता है खुला परिसंचरण तंत्र, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र, यानी कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब खुले परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि बॉडी में कोई कुछ भी सिस्टमैटिक ढंग से नहीं होता है। यानी कि कोई भी ट्यूब्स, कोई भी पाइप्स जिसको कह सकते हैं, जैसे पाइप होता है, पाइप में पानी जो है पाइप में फ्लो करता है, यानी कि पाइप के थ्रू जो है पानी यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाया जाता है। तो वैसे ही बॉडी में क्या होते हैं, ट्यूब्स बने होते हैं जिसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है। तो ये सिस्टम जो है आपके खुले परिसंचरण तंत्र में नहीं होता है। इसमें कोई भी सिस्टम नहीं होता, पूरी बॉडी वैसे ही है, बिना किसी सिस्टम के ब्लड जो है पूरी बॉडी में ऐसे फैला रहता है। उसको कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। तो ये जो आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें जो है जितने भी आपके नॉन वर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि जो अकशेरुकी प्राणी हैं, जो छोटे निम्न सूक्ष्म जो जीव हैं, उनके अंदर ऐसा परिसंचरण देखा जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र जो है, वो जो वर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि जो विकसित वेल डेवलप्ड जीव हैं, उनके अंदर पाया जाता है। उनके अंदर एक पूरा सिस्टम बना होता है कि ब्लड का फ्लो कैसे-कैसे किस आर्टरी में, किस वेन में, कैसे-कैसे कैपिलरीज़ से होते हुए आपका हार्ट तक पहुँचाया जाएगा। तो उन्हीं सिस्टम्स के बारे में हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने पिक्चर लगा हुआ है ब्लड का, जो एक आपको ये दिखाई दे रही है, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है?
ब्लड वेसल्स, इसको जिसको हम कह सकते हैं आर्टरी है, ये क्या है? आर्टरी, जिसको हिंदी में कहते हैं धमनी। ठीक है, क्या कहते हैं? धमनी। इसी में आपका ये दिखाई दे रहा है ब्लड। ब्लड में आपको अलग अलग प्रकार के इस ये स्ट्रक्चर शो हो रहे होंगे, जिसमें से आपका ये जो व्हाइट स्ट्रक्चर है, ये है आपका व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे क्लियर विजिबल होगा, ये है आपका व्हाइट ब्लड सेल। ये जो आपको रेड रेड संरचना जो दिख रही है, ये है आपकी रेड ब्लड सेल्स। अब इसके रेड होने के का कारण क्या है, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और तीसरी संरचना यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, ये कुछ इस प्रकार की, इसको कहते हैं प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। तो ये है आपके ब्लड के टाइप्स हैं, ठीक है, जो हमारे ब्लड के अंदर उपस्थित होते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं सबसे पहले ब्लड के बारे में। क्या देखेंगे? ब्लड। ब्लड यानी कि रक्त, या इसको रुधिर भी कहते हैं। ठीक है, ब्लड जो है, ब्लड में जो है, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसका पहले निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, इसका निर्माण, अब शरीर में जो है इसका निर्माण कहाँ होता है सबसे पहले देखेंगे। तो जो ब्लड का निर्माण जो है, हमारा बोन मैरो है, एक अंग है जिसका नाम है बोन मैरो। बोन मैरो, ये इसको कहते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। इसी बोन मैरो के अंदर जो है ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, अब मैम ये बोन मैरो कैसा होता है? जैसे ये आपकी बोन है, ये मान लीजिए क्या है? बोन है। ठीक है, हड्डियां जो है, अभी इसी के अंदर जब आप देखेंगे, इसी के अंदर वाले स्ट्रक्चर में जब आप देखेंगे, तो यहाँ पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, जिसको कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा। ठीक, इसी में आपका रुधिर यानी कि रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसी में हम अब रक्त के बारे में और कुछ चीजें देखेंगे। पूछता है कि इसमें पूछता है कि स्टडी ऑफ ब्लड यानी रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त के अध्ययन को आप कहते हैं हिमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी। एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें, क्या पूछता है कि रक्त के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? रक्त के निर्माण की, रक्त के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हिमेटोपोइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस। ठीक है, अब ये पूछता है कि जो हमारा रक्त है ये किस प्रकार का ऊतक है। ये क्वेश्चन बार बार प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये आपका तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? यह तरल संयोजी, ये तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, क्या होता है? ये तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, और भी इसमें एक चीज पूछता है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। ठीक, जैसे मैंने आप सेल डिवीजन के बारे में पढ़े होंगे, किसी भी अंग का जो निर्माण है या किसी भी बॉडी का निर्माण कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है। एक कोशिका होती है, उसी कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जो क्या करते हैं, आपका एक कोशिका विभाजित होकर दूसरी कोशिका का निर्माण करती है, दूसरी कोशिका विभाजित होकर और दो कोशिका का निर्माण करती है। ऐसे ही मिलके सारी कोशिकाएं मिलके आपका सेल सिस्टम बना देती हैं। सेल सिस्टम मिलके आपके टिश्यू का निर्माण करते हैं, टिश्यू बन जाता है। एक साइड में मैं यही आपको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे ये एक सेल होती है, ठीक है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, एक सेल यहाँ पे है। ठीक, अब ये दोनों सेल मिलेंगे तो यहाँ बन जाएगा टिश्यू।
क्या बनेगा? टिश्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊतक। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे ऊतक बन जाएंगे, सारे ऊतक मिलके बनाएंगे ऊतक टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम, ठीक है। टिश्यू सिस्टम जब मिलते हैं तो एक बनता है ऑर्गन, यानी कि एक अंग बनता है, एक अंग बनेगा। और जब सारे अंग मिलेंगे, सभी अंग जब मिल जाएंगे तो बन जाती है बॉडी। ठीक, तो वही कह रहा है कि जो सेल का डिवीजन है, यानी कि ये जो एक कोशिका है, ये एक कोशिका, इसमें केंद्रक पाया जाता है, ये ऐसे बीच से क्या हो जाती है, ऐसे डिवाइड हो जाती है। ठीक है, विभाजित हो जाती है, विभाजित होकर दो कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, ये देखिए, ये दो कोशिका बन गई। अब ये दो कोशिका आगे टूटेगी तो दो और कोशिका बनाएगी, ये आगे कोशिका दो टूटेगी तो और दो कोशिका बनाएगी। ठीक, ऐसे ही मिलके आपका नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। साइंस में एक जो टर्म है विभाजन का, जब भी विभाजन की बात होगी, इसका मतलब है किसी नई चीज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, विभाजन का मतलब ये नहीं हुआ कि नष्ट हो रहा है, नहीं, बट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी विभाजन शब्द का यूज करेंगे तो उसका मतलब ये है कि एक सेल का या किसी नई चीज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा? तो ऐसे ही बॉडी का जो है डेवलपमेंट ऐसे ही हुआ है। ठीक है, अब आगे ब्लड के बारे में देख लेते हैं। हम ब्लड पढ़ रहे थे, उसमें मैंने एक पॉइंट बताया आपको कि कोशिका विभाजन नहीं होता है। एक सेकेंड बस। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हैं, बस वही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको बताया जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में आएगा नहीं, तो उसको बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, पूछता है कि ब्लड का यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, पूछता है कि रक्त का पीएच मान, पीएच मान मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच जो है एक यूनिट होती है बस मेजरमेंट की इसकी। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है 7.4। ये हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। ठीक, अब ये इसका पीएच मान का क्या कॉन्सेप्ट है, एक बार यहाँ देख लेंगे। चलिए, जैसे ये आपकी एक स्केल बनाई जाती है, ठीक है, इस पे कुछ नंबर्स मेंशन होते हैं, जैसे कि आपका 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे ऐसे अपना चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो 7 दिखाई दे रहा है बीच में, ये 7, इसको मान जाता है कि अगर किसी भी लिक्विड लिक्विड का ही पीएच मान मेजरमेंट किया जाता है, तो किसी भी लिक्विड, किसी भी द्रव का जो है अगर पीएच मान 7 है, तो वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन, यानी न्यूट्रलाइज्ड होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, और अगर 7 से ऊपर गया तो ये हो जाएगा आपका, इसका बेस हो जाता है, बेसिक हो जाता है, यानी कि क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। इसका स्वाद, या इसको कह सकते हैं कि टेस्ट कैसा होगा? क्षारीय होगा। और अगर 7 से कम आएंगे तो इसका एसिडिक होता है। ठीक है, कैसा होता है? एसिडिक होता है, यानी कि एसिड होता है, अम्ल। कैसा कैरेक्टर शो करता है? एसिडिक, यानी कि अम्लीय। ठीक है, तो पीएच मान का मतलब क्या है? ये बताना होता है कि वो अम्ल है या क्षार है। ठीक, तो जब भी 7 से नीचे जाएंगे तो हमेशा वो अम्लीय आपका शो करेगा, और 7 से ऊपर आएंगे तो वो हमेशा जो है कैसा गुण प्रदर्शित करेगा? आपका क्षारीय। ठीक है, तो ब्लड के क्या होता है आपका? 7.4 है तो हल्का क्षारीय होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ब्लड के बारे में। ठीक, आगे बढ़ जाए, अब कुछ चीजें और देख लेते हैं ब्लड के बारे में। यहीं पे देख लेते हैं।
चलिए अब देखते हैं ब्लड के बारे में, क्या ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, रक्त में क्या क्या चीजें हैं। ये है आपका ब्लड। ठीक है, ब्लड इसमें आपकी, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। दो पार्ट में इसको हमने बांट दिया है। पहला आपका होता है, पहला आपका होता है प्लाज्मा। क्या होता है पहला? प्लाज्मा। ठीक है, और इधर आपको इसको तीन, ये जो आपका ये पार्ट है इसको कहते हैं रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं या ब्लड कार्पसेल्स, रुधिर कणिकाएं। ठीक है, इसको कहेंगे ब्लड कार्पसेल्स। ठीक, अब देखिए इस प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं। ये जो प्लाज्मा है कई सारी चीजों से मिलके बना होता है। सबसे पहले देखेंगे कि इसका कलर कैसा होता है। ये जो है बहुत ही गाढ़े रंग का, बहुत ही गाढ़ा, यानी कि पतला नहीं होता है, गाढ़ा होता है, पीले रंग का, गाढ़ा पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। कैसा होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है? इसमें पाया जाता है आपका प्रोटीन। ठीक, ये है प्रोटीन। प्रोटीन, और क्या है इसमें? जल। जल आपका इसमें 92% जल पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन आपका, प्रोटीन देखेंगे तो 7% भाग जो है प्रोटीन का होता है। प्रोटीन में इसमें तीन तरह की प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तीन तरह की प्रोटीन। पहला है आपका एल्बुमिन। क्या है? एल्बुमिन। एक एक को हम बहुत अच्छे से देखेंगे। दूसरा है ग्लोबुलिन, और तीसरा है आपका फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये तीन तरह के आपके इसी प्रोटीन, तीन तरह के प्रोटीन इसी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक, और इसमें क्या क्या और चीजें हैं? इसमें आपका और फास्फोरस आता है। फास्फोरस, फास्फोरस होता है। कुछ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। ठीक है, कुछ नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, इन सारी चीजों से मिलके प्लाज्मा का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, आपका 7% प्रोटीन है, 92% वाटर है, बाकी 1% में आपका ये फास्फोरस, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ और कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं। जैसे कुछ विटामिन भी हैं, जैसे विटामिन आपका B2 है, B6 है, B9 है, B12 है। ये सारे विटामिन भी पाए जाते हैं। इनका इनका भाग कितना होता है? ये मिलके 1% इनकी भूमिका होती है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अगर 100% में हम देखें, जो ब्लड का 100% है, इस 100% में देखें तो 55% तो आपका प्लाज्मा ही होता है। क्या होता है? 55% आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, आइए इधर चलते हैं। ये आपके सामने दूसरा पार्ट है ब्लड कार्पसेल्स का। ठीक, तो 55% यहाँ होगा तो बचा कितना? 45%। 45% आपका इसका भाग होता है। अब ये जो ब्लड कार्पसेल्स है ये तीन पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। पहला आपका होगा आरबीसी। आरबीसी जिसको कहते हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स, और इसका जो दूसरा नाम है, ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा हुआ है, इसका दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। ये एग्जाम में आपके पूछा हुआ है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। ठीक, दूसरा पार्ट है आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जिसको कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। इसका भी दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, हिंदी और इंग्लिश में नाम सेम है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, और लास्ट बचता है आपका प्लेटलेट्स। क्या बचता है? प्लेटलेट्स। ठीक है,
जिसको कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, ठीक है? इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब इसमें हम देख लेते हैं कि ये सब कितने परसेंट भूमिका निभाता है। आरबीसी आपका ब्लड कार्पसेल्स में 40% तक, 41% तक अपना भाग रखता है। बाकी जो 4% है, इस 4% में आपके डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं, ठीक है? तो आपने देखा कि जो ब्लड का निर्माण है किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है। ब्लड आपका दो पार्ट में डिवाइड है, पहला है प्लाज्मा, दूसरा है आपका ब्लड कार्पसेल्स। अब इसका हमने बता दिया कि इसका कलर कैसा होता है और ये किस प्रकार का पदार्थ है, चिपचिपा होता है कि आपका तरल होता है। तो ये चिपचिपा पदार्थ होता है। प्रोटीन इसमें आपका 7% होता है और जल 92%, फास्फोरस, नाइट्रोजन युक्त और कुछ विटामिन से मिलकर इस प्लाज्मा का निर्माण होता है। तीन तरह के प्रोटीन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये प्रोटीन, एक है आपका एल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोबुलिन, तीसरा फाइब्रिनोजन, ठीक है? अब आपका जो ये एल्ब्यूमिन आपको दिखाई दे रहा है, ये तो जो हम नमक खाते हैं, ये जो साल्टी चीजें हैं, उसका बैलेंस, संतुलन हमारे शरीर में कौन बनाता है? एल्ब्यूमिन। जो ग्लोबुलिन है, ये एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। क्या करता है? ब्लड में एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। एंटीबॉडी का काम क्या होता है? जितने भी आपके बाहरी सूक्ष्म बैक्टीरिया, जो जीवाणु है, हमारे शरीर को, जो हमारे शरीर के अंदर एंटर करके हमको नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो ये ग्लोबुलिन क्या करता है? उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ठीक है? तीसरा प्रोटीन आपके सामने है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या करता है? ये रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। जैसे आप देखते हो कि कहीं भी आप, कहीं चोट लग गया तो कट जाता है, ठीक है? तो कट गया है तो वहां पे निरंतर ब्लड अगर बहता रहेगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो उसको निरंतर ब्लड को बहने से रोकने के लिए किसकी जरूरत है? ब्लड क्लॉटिंग की, यानी कि थक्का जमाने की। तो जब आपका कट जाता है तो तुरंत आप देखते हो थोड़ी देर बाद वहां पे एक ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है, यानी कि वहां पे थक्का जम जाता है और ब्लड का बहना बंद हो जाता है। तो ये किसकी वजह से? यही फाइब्रिनोजन प्रोटीन की वजह से, ठीक है? फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन है, ये तीन प्रोटीन्स हैं जो मिलके रक्त का थक्का बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है? आई होप आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है? अब आगे बढ़ जाए इसमें। अब इसमें हम एक-एक चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे आपका आरबीसी है तो आरबीसी को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? डब्ल्यूबीसी है तो डब्ल्यूबीसी को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बारे में कि उसका निर्माण कहाँ होता है, कैसे होता है, ठीक है? चलिए यहीं पे देखते चलते हैं। आइए, सबसे पहले देखते हैं आरबीसी, ठीक है? क्या है? आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड कार्पुसेल्स, ठीक? रेड ब्लड कार्पुसेल्स, ठीक है? चलिए, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसका निर्माण कहाँ होता है। इसमें पूछता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ठीक? दूसरा आपका पूछता है कि इसका विनाश कहाँ होता है। फिर इसमें पूछेगा कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ठीक है? क्या होता है? जीवन काल, यानी कि कितने दिन तक जीवित रहता है, ठीक है? जीवन काल कितना होता है? तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि आरबीसी जो रेड ब्लड कार्पुसेल्स है, यानी कि लाल रुधिर कणिका है, इसका जो है निर्माण आपके लाल अस्थि मज्जा, अभी आपने पीछे पढ़ा था, मैंने आपको दिखाया था कि बोन्स के अंदर, बोन्स को जब आप कट करके देखो, उसके आंतरिक भागों को अगर देखो तो उसमें एक संरचना पाई जाती है, जिसको कहते हैं आपको अस्थि मज्जा, ठीक? उसी अस्थि मज्जा में एक लाल अस्थि मज्जा है, एक पीली अस्थि मज्जा है। तो लाल अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है? लाल अस्थि मज्जा, यानी कि रेड बोन मैरो, इंग्लिश में कहेंगे रेड बोन मैरो, ठीक है? इस रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक? फिर दूसरा पूछता है कि अगर ये बना है तो नष्ट कहाँ होगा, ठीक है? क्या पूछता है कि ये बना है
तो ये नष्ट कहाँ होता है? एक आप पढ़ेंगे, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तो ये एक प्रकार की संरचना जिसको कहते हैं आमाशय, यानी कि स्टमक, ठीक? स्टमक, इसी स्टमक के ऊपर ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? यहाँ पे इसी को कहते हैं स्प्लीन। स्प्लीन या इसको हिंदी में कहते हैं प्लीहा, ठीक? क्या कहते हैं? प्लीहा। तो इसी इसका जो विनाश यानी कि जो नष्ट होता है इसी प्लीहा के अंदर होता है, इसी स्प्लीन के अंदर होता है, ठीक है? दूसरा आपका पूछता है कि इसका जीवन काल कितना होता है, यानी कि कितने दिन तक ये जीवित रहता है आरबीसी। तो इसका जीवन काल आपका 20 से 120 दिन के बीच होता है, ठीक है? मैक्सिमम जो है 120 दिन है, ठीक? आइए, और इसमें क्या चीज़ पूछता है कि इसका, अभी आप देखिए यहाँ पे, आपने देखा था ये, यही आरबीसी में पढ़ रहा है ना, इसका कलर रेड है। तो क्यों होता है रेड कलर? ये तो व्हाइट है, उसका कलर अलग है, तो इसका कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है? इसकी वजह से ये क्या होता है? रेड होता है। तो इसके बारे में एक पॉइंट लिख देंगे। लाल रंग का कारण क्या है? लाल रंग, लाल रंग किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है? लाल रंग इसका क्यों है? हीमोग्लोबिन के कारण। अब इसमें पूछता है कि इसका कार्य क्या है? आरबीसी है, लेकिन इसका कार्य क्या है? ब्लड के अंदर आरबीसी पाई जाती है तो कुछ काम भी करती होगी, है ना? तो ये क्या करती है आपका, जब आप सांस लेते हो, वायुमंडल से क्या ऑक्सीजन हमारे नाक से होते हुए क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, ठीक? तो उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ले जाने का कार्य करती है, ठीक है? ये जो ऑक्सीजन है, ये आपका लंग्स में जाएगा, ठीक है? जब हम सांस लेते हैं तो जितने भी वायुमंडल से वायु है, वो हमारे पहले फेफड़े में प्रवेश करता है, ठीक है? फेफड़े में जाता है, वहां से जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस ऑक्सीजन को ले पूरे शरीर में ले जाने का कार्य कौन करता है? यही आरबीसी करता है, ठीक है? तो लंग्स से ऑक्सीजन को लंग्स से यानी कि फेफड़े से संपूर्ण शरीर में ले जाता है, संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण शरीर में ले जाता है, क्या क्या करता है? ले जाता है, ठीक है? और दूसरा फिर क्या करता है आपका ये, फिर जो आपके पूरे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है, पूरे शरीर में आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस लेके आएगा कहाँ पे? फेफड़े में। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है पूरे शरीर में, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्साइड को पूरे शरीर से यानी कि संपूर्ण शरीर से फेफड़े में ले जाता है। फेफड़े यानी कि लंग्स में ले जाता है, ले जाता है। ठीक बात है? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक? अब इसकी एक विशेषता पूछी जाती है कि विशेषता क्या है इसकी? तो इसकी एक विशेषता है कि इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। जितने भी आपकी कोशिकाएं हैं, सबके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं, ठीक? इसमें क्या हो जाता है? यहाँ पे लिख देंगे न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, ठीक है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक अब्सेंट होता है, ठीक? चलिए, एक चीज और इसी में पूछता है कि इसका जो आरबीसी है इसका मापन कैसे करते हैं, ठीक? तो मापक यंत्र के बारे में भी यही लिख लेंगे, का मापक यंत्र, मापक यंत्र, मापक यंत्र इसका क्या है? हीमोसाइटोमीटर,
ठीक है, हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, अब आरबीसी से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो आपके सामने है, इनसे ज्यादा प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यूबीसी के बारे में। ये देख लेते हैं, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड कार्पसेल्स। इसमें भी वही चीजें हैं, वही पॉइंट से पूछेगा कि इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका विनाश कहाँ होता है, इसका कार्य क्या होता है। ठीक, उसको भी यहीं पे देखते चलेंगे। तो पूछेगा कि इसका निर्माण जो है कहाँ होता है। अच्छा, आरबीसी जो है, एक क्वेश्चन और बनता है आरबीसी से, इसकी संख्या पूछ ली जाती है। क्या पूछा जाता है? संख्या पूछ ली जाती है। ये पॉइंट थोड़ा सा मिस हो गया है, यहीं पे देख लेंगे। इसकी संख्या पूछ ली जाती है कि मेल में कितना है, फीमेल में कितना है। इसकी संख्या से भी प्रश्न एक दो बार बने हैं। तो मेल में आपका 50 से लेके 55 लाख घन मिलीमीटर होता है। ठीक है, 50 से लेके 55 लाख घन मिलीमीटर होता है। और दूसरा एक पूछता है कि फीमेल में कितना होता है, तो फीमेल में हमेशा कम होगा। ठीक है, इससे कम होता है, यानी 40 से 45 लाख होता है। ठीक है, फीमेल में अगर देखेंगे तो 40 से 45 लाख घन मिलीमीटर होता है। बस यही इतना ही पूछा जाता है इससे, और कुछ नहीं पूछा जाता। चलिए नेक्स्ट पहुंच जाएंगे हम इस पे, डब्ल्यूबीसी पे। डब्ल्यूबीसी का पूछता है कि निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण आपका होता है पीली अस्थिमज्जा के अंदर। किसमें होगा? अभी मैंने बताया था कि बोन्स के अंदर जो है एक लाल अस्थि मज्जा होती है, पीली अस्थि मज्जा होती है। तो लाल अस्थि मज्जा के अंदर आपका आरबीसी का निर्माण होगा, और जो पीली अस्थि मज्जा है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण पूछेगा तो पीली अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा यानी कि येलो बोन मैरो। क्या? येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो के अंदर आपका डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। दूसरा पूछता है कि इसका विनाश कहाँ पूछा होगा, बना है तो नष्ट भी होगा, है ना। तो इसका विनाश आपके ब्लड में ही होता है, यानी कि मानव रक्त में। किसमें होगा? मानव रक्त के अंदर होता है, मानव रक्त में इसका विनाश होता है। दूसरा नाम इसका याद रखेंगे, हमेशा पूछता है, एक दो बार क्वेश्चन बने हुए हैं कि इसका डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। क्या है दूसरा नाम? ल्यूकोसाइट। अब इसका जीवन काल पूछेगा, जीवन काल का जीवन काल आपका होता है 2 से 4 दिन। का जो जीवन काल है बहुत कम होता है, इसका जीवन काल आपका 2 से कितना होता है? 4 दिन। चलिए, इसकी एक संख्या से प्रश्न बनता है, पूछेगा कि संख्या की ब्लड के अंदर जो है संख्या कितनी होती है। ठीक है, संख्या ये आपका 6000 से लेके 8000 घन मिलीमीटर क्यूब। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और पूछेगा, इसमें पूछेगा कि इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, जितने भी डिफेंसिव वर्क है, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है जो बॉडी को प्रभावित करते हैं, उनसे बचाने का कार्य इस डब्ल्यूबीसी का ही होता है। ठीक है, क्या करती है ये? इसमें आपके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आपका लिम्फोसाइट, एक होता है आपका मोनोसाइट। ठीक है, एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। इन दोनों का काम क्या है?
एक एंटीबॉडी का निर्माण करेगी और एक क्या करती है, बॉडी की रक्षा करती है। ठीक है, जैसे ये आपका सीधे लिख देंगे, इनका कार्य रक्षात्मक रक्षात्मक होता है बस, यानी कि बॉडी में क्या करती है, ये जितने भी आपके जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होती है जो बॉडी को प्रभावित करती है, उनसे बचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, रक्षात्मक कार्य करते हैं। क्या करते हैं आपके, रक्षात्मक कार्य करते हैं, कार्य करते। ठीक है, इसका दूसरा नाम याद रखेंगे, दूसरा नाम इसका होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में और ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और पूरा सर्कुलेशन देखेंगे कि जो ब्लड है जो आपका किस तरीके से प्योर होता है, किस तरीके से जो है प्योर ब्लड पूरे शरीर में भेजा जाता है और पूरे संपूर्ण शरीर से इम्प्योर ब्लड जो है आपके कैसे हट है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हम नेक्स्ट क्लास में आपके सामने लेके प्रस्तुत हो जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।